सेट आने वाला है, जब तक बहुत ही बड़ी समस्या ना हो तब तक छुट्टी तो नहीं की जाएगी। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। पीडीएफ में आंसर आपको मिल जाएगा। कल 1-2 क्वेश्चंस में ऑफिशियल आंसर के साथ जो है ईवीएस की बात कर रहे हैं हम, तो वहां क्लैश था। वो पीडीएफ अभी तो आपको नहीं मिली है, बट मिल जाएगी टेलीग्राम पर ही। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे फ्री चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, पोल आपके सामने है। 30 क्वेश्चंस, 30 पोल्स आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जवाब देना है पोल में। और क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट। ये बेसिकली ये 30 क्वेश्चंस वो सेट्स हैं जो पूरे ही सिलेबस को आपके कवर कर लेते हैं। यानी जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए वहां से जो जरूरी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। नाहिदा पढ़ लो, है ना। जहर वहर तो नहीं, बट हाँ ऐसे नहा धो के तैयार हुई हूँ आपकी क्लास के लिए, मतलब अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। डेवलपमेंट यानी विकास के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है। 50% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल, बिल्कुल टिक हो गया। ये तो मल्टी डिमेंशनल होता है, यूनी नहीं होता, मल्टी डिमेंशनल, बिल्कुल सही बात है। बहुआयामी है, कई आयाम है विकास के, है ना। विकास कई दिशाओं में होता है, दोनों ही बातें फैक्ट है, सही है, ट्रू है। ठीक, क्या ट्रू नहीं है वो ढूंढना है। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड होगा, ये इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जिस संस्कृति में आप रहते हैं उससे आपके विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो वाइगोस्की को ही चैलेंज कर दिया उन्होंने। ये बात क्या है, गलत है। लगभग सभी फैक्टर्स से डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, तो ये फॉल्स है, यानी गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, तो सांस्कृतिक जो कारक हैं वो डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करते, ये कहना गलत है। अगर आप भारत में हैं तो आपका विकास एक तरीके से होगा, अगर आप यूएस में हैं तो वहां की संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा, आप कजाकिस्तान में हैं तो वहां की संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। तो विकास पर लगभग सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन पे। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, वूम्ब टू टूम्ब जाती है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है, सही बात है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी एक पूर्व निर्धारित रीति या अनुमान हम लगा सकते हैं विकास के बारे में, कि इस उम्र का बच्चा ये हरकतें करेगा, इस उम्र में बच्चा ये चीजें करने लग जाएगा। तो हम बच्चे को देखते हुए उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके विकास को, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। ये बात सही है, ये विकास के एक सिद्धांत का सही ऑप्शन है हम कहें। लेकिन एक ही बात गलत है कि संस्कृति से प्रभावित नहीं होता, और बी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। संज्ञान मतलब हमारी बुद्धि यानी हमारे बौद्धिक क्षमताओं का, सोचने समझने सीखने जानने, इमेजिन यानी कल्पना करने, इन सब की क्षमताओं का विकास। बताइएगा, कर सकते हो ठाकुर आप? और बताओ, आपकी क्लास करती हूँ सिर्फ, बहुत अच्छा ढंग से समझाती हैं, लव यू, थैंक यू सो मच आनंद, कोमल आनंद। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे और लाइक शेयर करके आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता हो कि भैया तैयारी अच्छे से करते रहना है, डेली मिलना है। इस टाइम की जो कंसिस्टेंसी है एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी हमारी मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट, हमारे इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट, ये दोनों ही जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। हमारी मेंटल स्किल्स यानी हमारी मानसिक कौशलों का विकास, या हम कहेंगे इसको हमारे इंटेलेक्ट का विकास। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी 4 स्टेजेस कह सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं उनका विकास किसका रिजल्ट है, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ एनवायरमेंट का, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स का? तो फिर तो गरीब बच्चों का दिमाग डेवलप ही ना हो पाए। तो हम कहेंगे दोनों का, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास का जो भी परिणाम है, विकास किसका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, गुणनफल है आनुवांशिकी और वातावरण का। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, अगर मान लीजिए जेनेटिकली हेरिडिटरी, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट पक्का प्रभावित होगा आपके किससे, हेरिडिटी से। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो ज्यादा प्रभावित हेरिडिटी से होती है। लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो कितने भी अच्छे आप जीन्स ले लीजिए, उनका होगा क्या, यदि ठीक से एजुकेशन नहीं मिली, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक से ऐसी एक्टिविटीज नहीं कराई गई। हम वो बच्चा जो गिफ्टेड है, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, उसको भी हम चैलेंजिंग चीजें जब तक नहीं देंगे, उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं देंगे, तब तक जितना विकास उसका हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। तो एनवायरमेंट तो जरूरी है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए, नेचर और नर्चर जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
जवाब दीजिएगा, पढ़िएगा, पोल में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई स्टेज इन डेवलपमेंट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन मोस्ट रैपिडली एक्वायर, मोस्ट रैपिडली यानी सबसे तेजी से एक्वायर कर सकता है एक पर्टिकुलर स्किल को और कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, यानी विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है। यानी वो स्टेज या वो चरण जब आप किसी चीज को सीखें या एक्वायर करें तो वो बहुत तेजी से हो जाए। कहा जाता है ना यार अब तो हमारी उम्र इतनी होगी तो ये वाली चीज तो बचपन में ज्यादा अच्छे से हम कर सकते थे, अभी समय थोड़ा सा निकल चुका है। ऐसा नहीं है, खैर हम सीखते रह सकते हैं, प्लास्टिसिटी है, बट एक चरण होता है जब सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, उस दौरान अगर आप सीख लेंगे तो बहुत तेजी से सीख जाएंगे। जैसे भाषा विकास के लिए एक चरण है, क्या वो है, अर्ली चाइल्डहुड, तो इसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं हम। क्रिटिकल तो यहाँ कहीं नहीं दिया, तो क्रिटिकल का दूसरा नाम सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील काल है। तो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड क्या है, 2 से 6 वर्ष। इवन अर्ली चाइल्डहुड में लगभग सभी प्रकार के जो विकास हैं वो तेजी से ही होते हैं। तो हम कहेंगे वो दौर, वो चरण जब बहुत तेजी से आप किसी चीज को सीख सकते हैं। मान लीजिए बच्चा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत होती है, तो हम डांस अच्छे से सिखा सकते हैं, तो वो छोटी उम्र में ज्यादा सेंसिटिव होगा। या सेंसिटिव पीरियड जो है, क्रिटिकल पीरियड, संवेदनशील महत्वपूर्ण पीरियड जो है, वो उसी को कहते हैं जब रैपिडली हम किसी चीज को सीख पाए। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 51% लोग सही दे रहे हैं। ZBD डेवलपमेंटल डिले है कि बच्चे में 1.5 साल तक कोई विकास होना था, उसको खड़े होकर के चलना सीख लेना था, बट वो 2.5 साल तक भी नहीं चल पाया। इसका मतलब विकास जो है वो विलंब हो गया है उसमें किसी भी रीजन से। कॉग्निटिव स्टैग्नेशन, रुकना नहीं कहेंगे इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जब सबसे तेजी से हुआ है वो क्रिटिकल पीरियड कहलाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो है कि संभावना है यहाँ तक विकास हो सकता है, उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। देखिए हम आज आए हैं कि आपसे तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी प्रिया, ये बात। और मुझे जो लगता है पर्सनली, बाकी देखते हैं क्या सीटेट किस तरह से चीजें लाता है सामने, मुझे लगता है कि मिड दिसंबर से होने चाहिए, 2nd वीक ऑफ दिसंबर से एग्जाम से स्टार्ट, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है। देखिएगा और भी हम कई चीजें भी करेंगे धीरे धीरे। अभी तो आप जो चल रहा है उसको एटलीस्ट अटेंड कीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा वो बता ही दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए कह रहे हैं 85% लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का एक समूह है, बेस देयर प्ले ऑन अ डांस रियलिटी शो, यानी उन्होंने एक प्ले किया है, एक शो को आधार बना करके खेल वो कर रहे हैं, एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें एक रियलिटी शो, मान लीजिए बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, अभी शार्क टैंक आई थिंक बहुत फेमस हुआ था, तो बच्चों ने भी क्या किया कि 4 लोग जज बनेंगे और 4 लोग हैं जो डांस, मान लीजिए डांस का कोई शो है तो उसमें डांस करेंगे और वो पार्टिसिपेंट्स होंगे। ऐसे ही बच्चों ने एक ऑर्गेनाइज कर लिया प्ले उसी के आधार पे, जैसा उन्होंने एक डांस रियलिटी शो देखा था। इमिटेटिंग अ जज, जफार क्लाइम्स अप ऑन अ टेबल एंड क्लैप्स व्हाइल गिविंग कमेंट्स, तो जब वो जज बना हुआ एक बच्चा है जफार और वो खड़े होकर के एकदम ताली बजाता है जैसे कि एक रियलिटी शो में बजाते हैं, तो क्या है, इमिटेशन है, नकल है, अनुकरण है। Which agency of socialization is illustrated in this example? अब ये बेंड्यूरा से भी हो सकता था कि इमिटेटिव लर्निंग है, अनुकरण करके, ऑब्जर्व करके बच्चा सीख रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि कौन सी एजेंसी है सोशलाइजेशन की जो इस एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाई गई है। तो हमें पता है मीडिया या टीवी शोज ये सब किसका हिस्सा है, सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये मीडिया का हिस्सा हुआ, ये जो डांस रियलिटी शो है, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो डांस रियलिटी शो चल नहीं रहा था, बच्चे टीवी पे या यूट्यूब पे कहीं ऐसी जगह ही देखेंगे, समझ पा रहे हैं ना। हाँ कोई कह रहा है इंडिया हार गई आज, इस दुख में है हम। मान ली मैंने आपकी बात, बिल्कुल मान ली, लेकिन एक बात बताओ, जीवन आपका किससे चलेगा। अभी तो जरूरी क्या है कि ठीक है अब जो हुआ सो हुआ और अब आप पढ़ाई पे फोकस करें। वैसे तो आपको पहले भी पढ़ाई पे ही फोकस करना था क्योंकि आपके जीवन का आधार पढ़ाई ही है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं जब आप एंजॉय करने के लिए देख रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं, वॉट एवर द रीजन में भी। तो मीडिया क्या है यहाँ, सही उत्तर है कि दुख मुझे भी ऐसा नहीं है देखिए, तो डांस रियलिटी शो को इमिटेट कर रहे हैं, मतलब ये मीडिया का उदाहरण है। जो सेकेंडरी एजेंसी होती है, अगर पूछा जाता है कौन सी एजेंसी है, तो ये गौड़ कारक है क्योंकि फैमिली प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेबरहुड, रीजन, जी नहीं। आगे बढ़ेंगे, मास मीडिया का उदाहरण है, मीडिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके फेवरेट प्याजे चचा आ गए हैं और अब आप जवाब देंगे, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। चलिए, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, जीन प्याजे की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स रिक्वायरिंग अ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, बस पकड़ में आ गया, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब आती है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कब आता है, हाईएस्ट स्टेज पे। कि अब आप हाइपोथेसिस, परिकल्पना
करके, डिडक्शन लॉजिक लगा करके समझ पा रहे हैं और इमेजिन कर पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। तो 11 साल के बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में, जो कि है डी ऑप्शन। कितने लोग सही दे रहे हैं? सिर्फ 64% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। देखो हाइपोथेटिको डिडक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट अगर लिख दे कहीं तो आप समझ जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 साल एंड अबव, 11 से 15 के आसपास। ठीक। मूर्त संख्यात्मक में लॉजिक पूछता अगर कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, अगर मूर्त चीजों के बारे में पूछेगा तो 7 से 11, ये 11 अबव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, सिंबॉलिक थॉट पूछेगा तो हम कहेंगे वो है प्री ऑपरेशनल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछ सकता है आपसे। कलेक्टिव मोनोलॉग कहेगा तो भी हम कहेंगे प्री ऑपरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आज का हम जो सेशन है इसको एक टेस्ट के रूप में ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको सीरियसली अटेम्प्ट करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव मोनोलॉग यानी सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये हम पढ़ते रहे हैं एट टाइम्स। कलेक्टिव मोनोलॉग यानी बच्चे कलेक्टिवली एक बात अलाप रहे हैं। एकालाप मतलब अकेले बोल रहे हैं लेकिन कलेक्टिवली भी बोल रहे हैं। मोनोलॉग का मतलब होता है, वो याद होगी मूवी, आपको याद कीजिए, वो कार्तिक आर्यन जिससे फेमस हुए थे, कौन सी मूवी है वो? प्यार का पंचनामा, है ना? तो वो लड़कियों के बारे में 1 घंटे तक कुछ कुछ बोलते हैं कि ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है, वो अकेले बोल रहे हैं, एकालाप कहते हैं इसको, है ना? तो ये मोनोलॉग हो गया। मोनो का मतलब ये सिंगल, तो यानी खुद से ही अकेले ही राग गा रहे हैं एक तरह से। ठीक। तो ये जो मोनोलॉग है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कलेक्टिव का क्या मतलब है? मतलब जब कलेक्शन में, जब ग्रुप ऑफ पीपल या बच्चे, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, ये क्लासरूम में बैठे हैं और सब अपने अपनी बातें बोल रहे हैं, है ना? इस बच्चे ने कहा तेरे को पता है मेरे चाचा कल दुबई से आए। दूसरा बच्चा कह रहा है मैं तो गाँव गया था, इतना मजा आया। मतलब किसी बात का कोई रिलेशन नहीं, सब अपने आप ही बोल रहे हैं। नहीं, जितने भी लोग वाइगॉस के उत्तर दे रहे हैं गलत हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। ये हमने थियोरी में भी डिस्कस किया है टाइम्स। आंसर है जीन पियाजे। कलेक्टिव मोनोलॉग की बात जीन पियाजे करते हैं और ये 2 से 5 वर्ष, मतलब ये वही ईगोसेंट्रिक स्पीच का ही एक तरह से हिस्सा है जीन पियाजे। ठीक। और कलेक्टिव मोनोलॉग जब आपने देखा होगा कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है या डायरेक्टली कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं। जब क्लास में आप चौ पाव की आवाज सुनते ना, आप मान लीजिए टीचर के जाने से पहले क्लासरूम में थोड़ी चहल पहल होती है, आवाज हो रही है, देख रहे हैं कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने आप से बातें कर रहे हैं, या कोई मतलब कोई मीनिंगफुल बात नहीं हो रही है लेकिन शोर है, तो इसको कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। जब खड़े होकर के एक साथ में गिनतियां गा रहे हैं बच्चे, पहाड़े गा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपने गांव के स्कूल में देखा होगा, दूर तक आवाज जाती है, वो कलेक्टिव मोनोलॉग है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा लेकिन सब बोल रहे हैं, या कोई मीनिंगफुल बात नहीं हो रही लेकिन बोल सब रहे हैं। तो ये जीन पियाजे ने दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतनी जल्दी पोल हटा लिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये ना वाइगॉस्कियन क्लासरूम यानी वाइगॉस्की कक्ष में, वाइगॉस्कियन क्लासरूम क्या है? जहां वाइगॉस्की को फॉलो किया जाता हो, जहां वाइगॉस्की को समझा जाता हो, जहां वाइगॉस्की के सिद्धांतों को माना जाता हो, उसको वाइगॉस्कियन क्लासरूम हम कहते हैं। सच्ची बात है, कोई इसमें झूठी बात नहीं है। ठीक है ना? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? 21,600 समथिंग। और लाइक कितने लोगों ने किया है? 6200 लोगों ने। कहाँ है बाकी के इतने हजार लोग? लाइक शेयर कर दिया करो यार, खुशी खुशी याद से। मान लिया पेपर है, मान लिया इंडिया हार गई है, बट कुछ अच्छा पॉजिटिव तो माहौल बना के रखेंगे सीखते समय, या सीरियस रहेंगे? देखिएगा, एक वाइगॉस्कियन क्लासरूम में क्या होगा? व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स वर्क टुवर्ड्स रीचिंग अ कॉमन गोल, यानी ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है एक, बिल्कुल सही बात है। वाइगॉस्की सोसाइटी और कल्चर से सीखने की बात करें तो ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, किसी एक कॉमन गोल की तरफ पहुंचने में काम कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट मिला है बच्चों को, या कुछ वो ऐसा कर रहे हैं ग्रुप में, कोई मान लीजिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो उनको कोई गाना गाना है, तो उसके प्रति वो रियाज कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो ग्रुप में कर रहे हैं। सही बात है, समझ में आ गई। अब हम बात करें दे आर एंगेजिंग इन, इस स्थिति में वो किसमें व्यस्त हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग में। रेसिप्रोकल टीचिंग में तो टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ये भी वाइगॉस्की का ही कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेटिव लर्निंग में या कोऑपरेटिव टीचिंग में कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ बच्चा जो है वो सहयोगात्मक अधिगम में, कोऑपरेटिव टीचिंग नहीं है, लर्निंग होना चाहिए यहाँ। ठीक है ना? कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं कि भैया तेरे को ये वाला मूव नहीं आ रहा, मैं सिखाता हूँ तेरे को ये वाला मूव, या ये वाली चीज में तेरे को दिक्कत है, कोई अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। सही बात है। तो इसको कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, असिस्टिव लर्निंग की बात वाइगॉस्की खूब करते हैं, एक दूसरे की सहायता से सीखने की बात खूब करते हैं। ये स्कैफोल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कोई बच्चा कहीं अटक रहा है और हिंट देने के बाद या उसको आप हेल्प कर रहे हैं जहां वो अटक गया है, ऐसी
ऐसी बात नहीं हुई, सब एक साथ मिलकर सीख रहे हैं। इनर स्पीच तो मन में ही होती है। तो बी ऑप्शन है सहयोगिक अधिगम कहेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है, वाइगोस्की से ही रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस वाइगोस्की के इस बार एक एक सेट में पूछे हुए हैं। तो वाइगोस्की का मानना था कि जहां वाइगोस्की आएंगे आप अपने ब्रेन में छोटा सा कहीं लिख लेंगे SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अगर आपने ध्यान में रखा तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इन 3 के आसपास ही कोई आंसर आपका होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ देखो, मुकेश अभी भी शिफा से ही बात करने में बिजी हैं। कह रहे हैं शिफा कहाँ घूमती रहती हो, है यहाँ 22,000 लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पोल में जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपस में ही बातें कर रहे हैं। अलग से नंबर ले लो, फेसबुक पे चले जाओ, घर मिल लो, बातचीत कर लो, पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे कौन सी दुनिया खत्म हो रही है, आजाद हो आप, मान लिया हमने। ठीक, देखिए वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो वाइगोस्की किस चीज में विश्वास रखते हैं ये देखना है। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन एनी हेल्प व्हाइल डूइंग टास्क्स इवन दी टास्क्स आर न्यू फॉर देम। यानी बच्चों को कार्य करने समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नया हो। यानी बच्चों को हेल्प मिलनी ही नहीं चाहिए, ऐसा तो वाइगोस्की नहीं कहते। वाइगोस्की तो स्कैफोल्डिंग की या हेल्प की बात करते हैं, जहां बच्चा अटके वहां। सही बात है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी स्कैफोल्डेड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय गिविंग देम हिंट्स और आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस। यानी समस्या समाधान के दौरान यदि बच्चे को संकेत देना या उसकी मदद करना उत्तर तक पहुंचने में, उसको पाड़ प्रदान करना, यानी हिंट वगैरह दे रहे हैं आप, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, यानी जहां बच्चा अटक रहा हो वहां उसको स्कैफोल्ड कर रहे हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात वाइगोस्की मानेंगे कि समाज किस लिए है, संस्कृति किस लिए है, दोस्त यार किस लिए है, एक दूसरे की हेल्प करके सीखने के लिए है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन कहता है चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन विदाउट एनी इंटरेक्शन विद अडल्ट्स। ऐसा नहीं है कि वयस्कों के साथ उनको कोई इंटरेक्शन नहीं करने देना चाहिए, बल्कि वयस्कों की मदद से अडल्ट्स की हेल्प से सीखना चाहिए, ये कहते हैं वाइगोस्की। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड बाय द टीचर टू वर्क ऑन टास्क्स ऑफरिंग देम एप्रोप्रिएट मटेरियल रिवॉर्ड्स। देखो रिवॉर्ड्स की बात ना प्याजे करते हुए दिखेंगे आपको, ना वाइगोस्की करते दिखेंगे, क्योंकि ये किसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको सच में मजा आता है। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का डर नहीं है या लालच नहीं है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कैरल गिलिगन आ गई हैं, आपकी फेवरेट कोलबर्ग को याद कीजिए। कैरल गिलिगन क्या कहती हैं ये देखिएगा। मुझे ये रबर बैंड चाहिए यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें, आप आंसर दो पोल में, फिर बात करेंगे आगे की, और इसको 3-4 लॉक लगा दिया करो ना, यहीं पे आ रहे हैं लोग। देखिएगा, तो कैरल गिलिगन की बात हो रही है, और कैरल गिलिगन क्या कह रही हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, कोहलबर्ग को। जब कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया है तो कैसे देखेंगे, कैरल गिलिगन आर्ग्यूड दैट, कितने लोग पोल भी नहीं दिया इसमें, कमाल कर दिया है। मैं तो इसलिए गई थी कि पोल दिया होगा, आराम से आप लोग आंसर कर रहे होगे। भाई साहब कहाँ हो तुम, किसके सपनों में खोई हो, ये बता दो बस, है हुआ क्या तुम्हें। इतनी आज प्यार मोहब्बत से निशा ने इतनी बढ़िया चाय बनाई, गुड़ लेके आई थी घर से, कैसे गांव वाला फील देंगे हम। और भाई साहब जो चाय उसने पिलाई है, मैं गुड़ की चाय शायद दोबारा कभी पीना ही चाहूंगी। मैंने पी थी बचपन में गाँव में, बट खतरनाक चाय, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो चक्कर आ रहे हैं अभी तक, इतनी एनर्जी आई है बस बता नहीं सकती। देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए है, देखते हैं होता है ऐसा, कोई बात नहीं, इंडिया हारी है हमें पता है। कैरल गिलिगन की अगर हम बात करें, लेकिन हमसे बदले क्यों ले रही हो तुम है, ये लोग तो पोल में आंसर करना चाहते थे, इन्होंने क्या बुरा किया था। देखो ए ऑप्शन 79% लोग कहना समझते हैं, चलिए जवाब दे दीजिए। आर्ग्यूड दैट फेमिनिन मॉरलिटी emphasizes an ethic of care that is devalued in Kohlberg's theory of moral development। चलिए समझते हैं। देखो सबको हंसी आ गई, सबका एकदम नींद भाग गई।
मतलब कैरल गिलिगन का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है उसकी अवहेलना की गई, यानी जो फीमेल्स हैं वो केयरिंग होती है, उनका केयर वाले एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया है। ये जेंडर बायस थियरी है। सारे सैंपल्स जो है कोहलबर्ग के वो किसमें दिए गए थे, वो मेल सैंपल्स थे, यानी लड़कों को ही उस रिसर्च का आधार बनाया गया। और ये हम आज शाम को क्लास में भी कर रहे थे करियर पे भी कि इनके क्रिटिसिज्म में 3 चीजें हैं, जिसमें से एक ये है कि ये जेंडर बायस थियरी है। सेकेंड जो ऑप्शन है, और कैरल गिलिगन क्या है, कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी, इन्होंने क्रिटिसाइज किया फिर उनको। बी ऑप्शन है अग्रीड विद द कॉन्सेप्शन ऑफ केयर एंड जस्टिस एज प्रेजेंटेड इन कोहलबर्ग थ्योरी। नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जैसा कोहलबर्ग ने कह दिया और उस बात को इन्होंने सही समझा, न्याय संगत समझा, ऐसा नहीं है। क्रिटिक्ड दैट कोहलबर्ग डिड नॉट रेफर टू पियाजे's थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि आलोचना की हो कैरल गिलिगन ने कि कोहलबर्ग ने पियाजे की नैतिक सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया, जबकि ये जो थियरी थी वो आधारित थी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट पे, कॉपीड नहीं थी, याद रखिएगा। डी ऑप्शन है एक्सपेंडेड अपॉन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट टू इंक्लूड 2 more स्टेजेस, यानी कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पोल लगाएंगी निशा जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और समझते हैं। मैराथन लगा दीजिएगा। अरे लगाएंगे यार मैराथन, मेरे एक्चुअली इस मंथ कई सेमिनार्स भी है, मेरे लिए भी प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मैं कर लूंगी, इतनी बात पक्की है ना। चलो आप जवाब दो पोल में और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा फटाफट से जवाब देंगे। किसकी बात हो रही है? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है, यानी जो लोग ये मानेंगे कि बच्चे को सेंटर में रख के सिखाओ, उनका क्या मानना है ये पूछा है, बताइएगा। ये कह रहे हैं 87% लोग। चलिए देख लेते हैं, अगर आप इतने लोग कह रहे हैं तो सही ही होगा, है? बट भरोसा कुछ नहीं है आजकल, कई बार तो आप लोग खतरनाक जवाब दे देते हैं और वो सही नहीं होते। देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो 91% लोग ए ऑप्शन को मान रहे हैं सही। देखेंगे, अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो किस चीज को एडवोकेट करती है, यानी समर्थन किस चीज का करती है, क्या मानती है। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस, यानी व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, यानी जो बच्चे का इंडिविजुअल अनुभव है वो मैटर करता है कि उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसकी रुचि, उसका जो भी सीखने का ढंग है, उसका पेस ऑफ लर्निंग है, उसके अनुसार आप सिखा पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को यहाँ महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम सेंट्रल रखते हैं, बच्चे को हम क्या रखेंगे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, चाइल्ड का एक्सपीरियंस, बच्चे का एक्सपीरियंस यहाँ मैटर करेगा। बिल्कुल सही है। फिर भी तीनों ऑप्शन चेक करेंगे। क्लासरूम शुड बी डोमिनेटेड बाय इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टीचर्स। देखो टीचर को यहाँ डोमिनेंट नहीं होना, आधिपत्य जो है वो टीचर का नहीं चाहिए, टीचर चाहिए हमें, हिटलर नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है सी ऑप्शन, ये क्या कहता है समझेंगे। सी ऑप्शन कहता है चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस आउटसाइड द स्कूल आर इररेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि बच्चों का जो अनुभव है स्कूल के बाहर, यानी जिस दुनिया से वो आ रहे हैं, जिस समाज से वो आ रहे हैं, जिस माहौल से आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। यानी सी ऑप्शन भी क्या है, खराब है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर करा रहे हैं दीक्षिका, करते जाइए आप बस, ठीक। डी ऑप्शन, चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रीजन एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से नहीं सीख सकते, तो ए ऑप्शन सही है। और हमें पता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसकी बात कौन कर रहे हैं, जॉन डुई कर रहे हैं, ये कहती है कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, यानी जिज्ञासु है। दूसरी बात क्या है, क्रिएटिव है। और तीसरी बात सीखने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ेंगे, सीसीएल से आपको याद कराया था पिछले सेशन में जब वो 3-3.5 घंटे की क्लास थी जिस दिन। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं करती है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात करेगा, और गार्डनर कहते हैं बुद्धि कोई एक प्रकार की चीज नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है, कई प्रकार की हो सकती है बुद्धि। तो वो कई प्रकार जो हैं उनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है जो गार्डनर ने बुद्धि के बारे में की है, नॉट सही पूछा है, सही हमसे नहीं पूछा है। 52% लोग कह रहे हैं ये डी ऑप्शन। चलिए समझते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस सही बात है, क्या है, स्थानिक बुद्धि जो एक नक्शा बनाने वाले व्यक्ति यानी कार्टोग्राफर में पाई जाएगी, जो एक मूर्तिकार में पाई जाएगी, ठीक, जो एक आर्किटेक्ट में पाई जाएगी कि वो स्थान को फटाफट से समझ लेते हैं, जो एक इंटीरियर डेकोरेटर में पाई जाएगी कि भैया अच्छा ये रूम है, इसमें ये चीज यहाँ रखें तो
उनके दिमाग में पूरा एक इमेजिनेशन बन जाएगा। बॉडी काइनेस्थेटिक होता है जो दौड़ना भागना यानी स्पोर्ट्स वगैरह में, या डांसर्स अच्छे होंगे ऐसे लोग। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है जो गार्डनिंग फार्मिंग इन सब में इंटरेस्ट रखते हो, नेचर में इंटरेस्ट रखते हो। तो सृजनात्मक बुद्धि की बात गार्डनर ने अलग से नहीं की है। क्रिएटिव मतलब कुछ नया, अब इन हर एक टाइप में कुछ नया हो ही सकता है, तो क्रिएटिव तो अपने आप ही आ गई। क्रिएटिव को अलग से नहीं दिया गार्डनर ने, तो यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज, यानी जो लिंग पक्षपात है उसको कम करने के लिए कौन सा एक तरीका मददगार साबित होगा, बताइएगा। लिंग भेद को कम करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा, ये पूछा है हमसे। तो आप देंगे जवाब कहाँ? पोल में जवाब देंगे, क्योंकि पोल में क्या होता है, आपको लगता है कि भाई पेपर दे रहे हैं आप, वो वाला फील आता है। फटाफट से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए सी ऑप्शन कह रहे हैं 78% लोग, चलिए मान लिया हमने। देखते हैं एक बार। वाह, अगर हम बात करते हैं किसकी, लिंग भेद दूर करने के लिए कौन सी एक बात जो है वो मददगार साबित होगी। पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट्स, यानी लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग बिठाओ क्लास में। तो ये तो स्टीरियोटाइप प्रमोट करने वाली बात है कि हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम इंसान ही हो दोनों, हाउ डज इट मैटर। ठीक, फोकसिंग ऑन, और हम इस तरह से बड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, उनकी रियरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो लड़के लड़कियां एक साथ बैठे तो वो इंसान की तरह ट्रीट करें एक दूसरे को। वहां पे फिर 17 तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये होना चाहिए, सेग्रीगेशन सही है, ये हम नहीं कहेंगे। हो जाएगा अभी तो फॉर्म में करेक्शन। फोकसिंग ऑन कन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स, यानी जेंडर रोल्स जो कि कन्फॉर्मिस्ट हैं, जो सोसाइटी में चले आ रहे हैं कि भैया आप किस पे फोकस कर रहे हैं कि लड़कियों को तो ये करना चाहिए, तो आप कह रहे हैं हाँ मैं लड़की हूं, मैं यही करूंगी क्योंकि मुझे समाज ने कहा है, तो ये कन्फॉर्मिस्ट हो गया। इससे कभी भी पक्षपात दूर नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। कन्फॉर्म करना मतलब होता है कि पालन करना उस चीज का। फिर आता है सी ऑप्शन, एनकरेजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को बढ़ावा देना। ये बात सही है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को आप प्रमोशन दें, बढ़ावा दें कि भैया लचीलापन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लड़का ही खाना नहीं बना सकता है, लड़की ही खाना बनाएगी, दोनों में से कोई भी बना सकता है, खाना एक स्किल है खाना बनाना। डी ऑप्शन क्या है, मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग, अगर आप जेंडर टाइपिंग बढ़ाएंगे तो स्टीरियोटाइपिंग अपने आप बढ़ जाएगी। टाइपिंग क्या होता है कि लड़कियों को बड़े बाल रखने चाहिए तो बड़े ही रखें आप, है ना, तो अगर इसको हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, स्टीरियोटाइप भी बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन ही सही है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएं स्टीरियोटाइप को लेकर के, नॉन ट्रेडिशनल रूल्स में दिखाएं, ये गवर्नमेंट भी कह रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं इन दी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स शुड बी डैश बाय द टीचर, यानी एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए। यानी हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उसकी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल अलग हो सकती है। जैसे मुझे पिक्चर्स के थ्रू सीखना पसंद है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विजुअल लर्नर्स हैं, तो उनको पिक्चर भी दिखा सकती है बच्चों को। कुछ होंगे जिनको सुन के सीखना पसंद होगा, तो उनके लिए ओरली कोई एक ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। कुछ होंगे जिनको एक्टिविटी करके ही सीखना पसंद होगा। तो जो भी बच्चे की लर्निंग स्टाइल्स हैं, चाहे वो देख के सीखना हो, जनरली 3 स्टाइल्स में हम बांट देते हैं कि एक तो होती है विजुअल स्टाइल, यानी जिनको देख के सीखना ज्यादा पसंद होता है, 65% के अराउंड ऐसे ही लोग हैं जिनको देख के पिक्चर्स वगैरह से जल्दी समझ में आ जाता है। फिर होता है ऑरल स्टाइल, ऑरल का मतलब यहाँ ऑडियो से है, जो सुन करके सीखते हैं। ये है कुछ मेरे ख्याल में कितना 35% के अराउंड, ठीक है 35 तो ये हो गया 100 आपका, देखिएगा ये आई थिंक 30% के अराउंड है। और एक होता है आपका काइनेस्थेटिक, यानी जो एक्टिविटी करके जिनको प्रॉपर तभी समझ में आता है, वो होता है 5%, लेस देन 5% बेसिकली, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो ये इन सभी स्टाइल्स का कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं, टीचर को क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 92% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जैसे सीखता है, जो उसका लर्निंग स्टाइल है, जो सीखने का ढंग है, कैसे आप एक टीचर से सेम बात नहीं समझ पाते, दूसरे से समझ जाते हैं, क्योंकि उसने आपके लर्निंग स्टाइल को केटर किया है, उसने उस तरीके से सिखाया है जिस तरीके से आपकी रुचि है सीखने में, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे एक सवाल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट
in the context of holistic or 360-degree multi-dimensional report card proposed by assessment of students in national education policy। यानी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक 360 डिग्री या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हुई, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड की बात हुई, जिसमें बच्चे के हर एक पक्ष को आप रखेंगे कि वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, वो गाने में कितना अच्छा है, वो पढ़ने में कितना अच्छा है, सारी चीजों को रखा है अपने आप होलिस्टिकली जांचेंगे। तो इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट लिखा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करने वाले हैं। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख के डर नहीं जाना है, ये बस बच्चे के भले की बात कर रही है, आपको इतना ध्यान में रखना है, आंसर वो चूज करना है जिसमें बच्चे को हम सेंटर में रख पा रहे हो, जिसमें बच्चे का भला हो रहा हो, ठीक है ना, इतनी बात। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज की कि कौन सी बात सही नहीं है, तो जो बच्चे के पक्ष में सही नहीं होगी, जहां बच्चा एक्टिव नहीं होगा, वही यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, 58% लोग आंसर। देखते हैं। निशा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? हमने तुम्हारी चाय का मजाक उड़ाया, प्लीज बोलो ना लग रहा है। कह रही है नहीं लग रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत ही क्या कहें, आप सभी से 26,000 लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत ही मेहनत से निशा ने चाय बनाई, मैं बहुत खुश हूँ उस बात के लिए कि उन्होंने प्रयास अच्छा किया। देखिएगा एक बार, ये थोड़ा माहौल चेंज होता रहना चाहिए। तो कौन सी बात सही नहीं है? 3 रिपोर्ट, अब यहाँ पे होंगे कुछ लोग कह रहे हैं हाँ निशा जी ने इतनी मन से चाय बनाई, आपने ऐसे कह दिया है। द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, ये बात तो सही है कि बच्चे का खुद का असेसमेंट कैसे करता है, वो खुद को कैसे जांचता है, उसके दोस्त उसको कैसे जांच रहे हैं, तो पीयर असेसमेंट भी शामिल हो। The report will include progress of students in the cognitive, affective and psychomotor। जो कैप है बीएस ब्लूम का, संज्ञानात्मक यानी उसके दिमाग को भी, उसके इमोशंस यानी अफेक्टिव एस्पेक्ट, और उसके साइकोमोटर यानी गत्यात्मक पक्ष, जो एक्टिविटी करके सीखना है, वो भी शामिल करेंगे। सी ऑप्शन, द रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। ये बात भी सही है कि जो बच्चे की घर की दुनिया है और जो स्कूल की दुनिया है, उन दोनों को रिलेट कर देना है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस बात को समझने में, ठीक है जी। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, द रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ओनली, ये बात गलत है। आपको बहुत टाइम मिला था, बट ठीक है, कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया कि भाई जो रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट कार्ड है, वो सिर्फ व्यक्तिगत कार्यों पर फोकस करेगा, सामूहिक कार्य पे नहीं, जबकि ग्रुप वर्क को बहुत महत्व दिया गया है एनईपी में, ठीक। तो पीयर असेसमेंट यानी जो उसके साथी हैं बच्चे के, वो एक दूसरे को असेस करें, ग्रुप असेसमेंट हो, टीचर करें, बच्चा खुद करे, सेल्फ असेसमेंट, इन सबको महत्व दिया गया है। तो ये बात गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने नॉट नहीं पढ़ा होगा उन्होंने गलत किया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे, यानी कौन सा तरीका इफेक्टिव है, यानी प्रभावी है, अच्छा है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के आकलन के लिए। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट, समालोचनात्मक चिंतन के मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका अच्छा है। अभी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको 21वीं शताब्दी के कौशलों में काउंट किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, जिसमें और भी इस तरह की लाइफ स्किल्स हैं बहुत सारी, जिसमें बात हो रही है कि ये नई नई स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग पे हम बहुत जोर दे रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आप हर एक पक्ष में सोच पा रहे हैं, डेटा के आधार पे सोच पा रहे हैं, जस्ट मान नहीं ले रहे हैं किसी चीज को, अपने दिमाग का सोचने का प्रयोग आप बच्चों को सिखा पा रहे हैं कि सोचते कैसे हैं, ठीक है, समझिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना, 15। तो ए ऑप्शन कह रहे हैं 89%। चलिए समझते हैं। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड एनालाइज देयर रिस्पॉन्सेज। बात तो सही है, हम बच्चे को जब क्या कर रहे हैं, एक्टिव जहां रखेंगे वो बेहतर ऑप्शन है। तो बच्चे को जब आप प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो और उनके जवाबों का जब विश्लेषण करना हो, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, कह सकते हैं एनालिसिस लगेगा। टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ रिपीटिशन, यानी सिर्फ हम इस बात पे फोकस करें कि बार बार रिपीट करें हम और कितने एक्यूरेट नंबर ला पा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं होगा। सी ऑप्शन है, ऑब्जर्व हाउ क्लोजली चिल्ड्रन लिसन टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, वो टीचर के लेक्चर को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी काम की बात नहीं है, बच्चा एक्टिव नहीं है यहाँ। एनालाइज स्टूडेंट्स एरर्स इन कॉपिंग ऑफ पैसेज, जब वो पैसेज को कॉपी कर रहे हैं तो कितनी गलतियां कर रहे हैं। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव सिर्फ यही है, जब आप उनको प्रश्न पूछने का मौका देंगे तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी और जवाबों का विश्लेषण करने के लिए कहेंगे कि तुम खुद एनालाइज करो ये बात सही है कि नहीं है। तो सोचने पे जब फोकस होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी।